अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो पैरामेडिकल 2022 की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी के वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, क्लासेस पीडीएफ के लिए आप लोग जाइए टेलीग्राम ऐप पे और वहाँ सर्च करना है आपको स्टडी विद रितेश, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाना है। वहाँ पे आपको डेली क्लासेस का पीडीएफ मिलता रहेगा, नोट्स मिलेंगे और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन एग्जाम रिगार्डिंग मिलती रहेंगी, हर एक चीज़ें। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे में पंडित जी शब्द है। तो जल्दी से बताना है यहाँ पे जो पंडित जी शब्द है ये क्या है? सर्वनाम है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या विशेषण है? जल्दी से जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, देन आपका आंसर सही है। तो यहाँ पे पंडित जी जो शब्द है ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या मैं बताया कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा को ही क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बात करेंगे बच्चों संज्ञा की, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो ये 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। आप सभी बच्चे जानते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, दाल में काला होना का अर्थ है। जल्दी से बताइए बच्चों, दाल में काला होना, कहते हैं ना दाल में कुछ तो काला है भाई, है ना? तो इसका अर्थ क्या होता है? कोई अशुद्धि होना, कुछ भेद होना, असहमत होना या दूसरा रंग डाल देना। जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चों, दाल में काले होने का अर्थ क्या होता है? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी यानी कुछ भेद होना, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, तो कुछ भेद होना कह सकते हो या कह सकते हो किसी बात पर संदेह होना। ये ऑप्शन ना देकर ये भी दिया जा सकता है कि भाई किसी बात पर संदेह होना, है ना? बोलते नहीं है दाल में कुछ तो काला है, किसी बात पर संदेह होना या कुछ भेद होना, है ना, बोल सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, लोकोक्ति। लोकोक्ति है, एक अनार डैश बीमार, इसमें रिक्त स्थान भरिए। क्या होगा? 100, 5, 2 या 1000? जल्दी से बताना है। देखिए बच्चों, लोकोक्ति होता है ना, है ना, लोकोक्ति एवं मुहावरे, तो ठीक उसी प्रकार ये एक लोकोक्ति दिया हुआ है। तो यहाँ पे बताना है डैश की जगह क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 100, 5, 2, 1000। बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा? एक अनार 100 बीमार। जी हाँ दोस्तों, एक अनार 100 बीमार। अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बच्चों, एक वस्तु के लिए बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न करना, है ना, बहुत से व्यक्तियों के द्वारा मेहनत करना। वस्तु एक ही है लेकिन काफ़ी लोग उस वस्तु को पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पुस्तक है, ठीक है, मेरे पास एक पुस्तक है और मांगने वाले 10 छात्र हैं। तो ये तो भाई वही बात हुई कि एक अनार 100 बीमार, यानी पुस्तक एक है और मांगने वाले 10 हैं। आ रही है बात समझ में? जल्दी से बताइए, बात समझ में आ रही है बच्चों? क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, अत्याचार में यह संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि, यण, अयादि या विसर्ग? जल्दी से बताइएगा। यहाँ शब्द दे दिया गया है अत्याचार और आपको बताना है कि अत्याचार में कौन सी संधि है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, देन आपका आंसर सही है। तो कौन सी संधि है अत्याचार में? यण संधि। कौन सी संधि है बच्चों? यण संधि। अब देखिए ट्रिक क्या है, यण संधि पहचानने का ट्रिक क्या है? देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से आपको समझना है कि यदि शब्द में, ठीक है, शब्द में य, र, व
है ना, यदि शब्द में य र व से पहले आधे वर्ण का प्रयोग किया जाए तो वो क्या होती है, यण संधि होती है। यानी शब्द में य र व से पहले आधे वर्ण, है ना, आधे वर्ण का प्रयोग हो तो वो संधि हमारी क्या कहलाती है बच्चों, है ना, आधे वर्ण का प्रयोग हो, यहाँ पे का प्रयोग हो तो वो संधि हमारी यण संधि कहलाती है। अब जैसे देखिए अत्याचार है यहाँ पे, ठीक है, अत्याचार है तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, य है, देखिए शब्द में, यानी ये शब्द जो है अत्याचार, इसमें य दिख रहा है और य से पहले देखिए आधा वर्ण है कि नहीं है, तो ये हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे अभ्यास। अगर मैं पूछूं अभ्यास कौन सी संधि है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए य है ना, यानी मैंने बताया था ना य र व से पहले, देखिए य र व से पहले क्या, आधा वर्ण आना चाहिए, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये भी हमारी यण संधि हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार एक और लीजिए स्वागतम, स्वागतम, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए स्वागतम, तो देखिए तो मैंने कहा था शब्द में य र व, तो ये शब्द है स्वागतम और इसमें देखिए व आया है ना, व है ना, शब्द में व है और इसके पहले ठीक देखिए तो आधा वर्ण है कि नहीं है, आधा सा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा संधि, यण संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट बाकी के ऑप्शंस के बारे में यदि हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वृद्धि जो संधि है, ठीक है, यहाँ पे वृद्धि जो संधि है इसको पहचानने की भी ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, हमेशा काम करेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, यहाँ पर मात्राओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, यानी दो मात्राओं का प्रयोग होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए ट्रिक को कैसे लिखना है बच्चों, यहाँ पर मात्राओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। मैं सब चीज़ बताऊंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। देखिए यहाँ पर मात्राओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है ना, बोल सकते हैं अर्थात दो मात्राओं का प्रयोग होगा, यहाँ पे दो मात्राओं का प्रयोग होगा। कैसे, दो मात्राओं का प्रयोग होगा तो कुछ इस प्रकार, जैसे औ, ठीक है, औ, ठीक है, यानी देखिए अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में हो जाएगा, अगर मैं आपसे पूछूं सदैव, सदैव, तो बताइए तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, तो ये आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। और देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे मात्राओं की संख्या में वृद्धि हो गई है, यानी दो मात्राएं आ गई हैं, है ना, दो मात्राओं का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक इसी प्रकार यदि मैं आपसे पूछूं औरत, औरत कौन सी संधि है, हाँ, तो औरत भी जो है बच्चों ये भी वृद्धि संधि में आ जाएंगे। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। ठीक इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं औषधि, जो कि पूछा जाता है औषधि ये कौन सी संधि है, तो देख पा रहे हैं आप लोग डबल मात्रा आ चुकी है, एक और दो, है ना, तो यहाँ पे मैंने कहा था यदि मात्राओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, यानी दो मात्राओं का प्रयोग होगा, तो वो हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार औद्योगिक भी ले सकते हो, औद्योगिक, ये सब डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, दे देगा औषधि और पहचान कीजिए कौन सी संधि है, वृद्धि दे देगा, यण, अयादि, विसर्ग, चार ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट यदि बात करें अयादि संधि के बारे में, ठीक है, तो इसको पहचानने की ट्रिक क्या है, देखिए अयादि संधि पहचानने की ट्रिक क्या है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, संधि विच्छेद करने के बाद शब्द में बड़ा ए औ की मात्रा दिखाई नहीं देती और जितने भी अधिकतर शब्द बनते हैं ना वो तीन वर्ण का होता है। कैसे, पहले इसको लिखिए फिर मैं समझाता हूँ। इसमें संधि होने के बाद, यानी संधि विच्छेद होने के बाद शब्द में, है ना, शब्द में बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा औ की मात्रा दिखाई नहीं देती है ना, की मात्रा दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो भाई इसमें मैं क्या बताया, दिखाई देती है ना, इसमें मैं बताया संधि होने के बाद जो है शब्द में बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा औ की मात्रा दिखाई नहीं देती और अधिकतर शब्द जो है ना, अधिकतर शब्द तीन वर्ण का होता है। कैसे, तीन वर्ण का होता है, इसमें अधिकतर जो शब्द होगा ना वो तीन वर्ण का होगा। जैसे आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है नयन, अब देखिए अगर इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो इसमें ए ओ औ की मात्रा दिखाई नहीं देती है ना, और ये भी देख सकते हैं कि भाई इसमें जो है अधिकतर जो है
अधिकतर सब 3 वर्ण का होता है, 3 वर्ण का है नयन। ठीक इसी प्रकार गायक हो जाएगा आपका। नयन देखिए काफ़ी बार आ चुका है, तो अगर मैं पूछूं नयन कौन सा संधि है, अयादी संधि है। गायक कौन सा संधि है, अयादी संधि है। नायिका, जी हाँ दोस्तों नायिका, तो नायिका भी कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ आपकी अयादी संधि हो जाएगी, है ना। उसी तरह भवन, भवन कौन सी संधि हो जाएगी, तो ये भी अयादी संधि हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे लास्ट बचा विसर्ग संधि। ये तो भैया सबसे सिंपल है ना। यानी जिस भी शब्द में आपको विसर्ग नजर आ जाए, यही होता है हमारा विसर्ग, ठीक है। तो जिस भी शब्द में विसर्ग नजर आ जाए वो हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ निसंदेह, तो यहाँ पे देखिए तो विसर्ग नजर आया आपको, है ना, तो ये विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार दुख, तो अगर मैं पूछूं दुख यहाँ पे कौन सा संधि है, देखिए विसर्ग आया है, तो ये भी हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह मैं लिख दूं अंतपुर, तो यहाँ पे विसर्ग देख पा रहे हैं आप लोग, है ना, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग को ये ट्रिक, आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, जल्दी से एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोलिए। तो आप लोग यहाँ सभी समझ लिए ना अच्छे से। देखिए अत्याचार में कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि क्या है, अयादी क्या है, विसर्ग क्या है, यण क्या है, जल्दी से एक बार मैसेज में बोल दीजिए। आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों जब ये क्लास ओवर हो जाएगी ना, तो आप लोग अपना फीडबैक वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आज की हिंदी वाली क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपका फीडबैक अच्छा आता है ना, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मैं ऐसी वीडियोस कंटिन्यू रखूँगा, है ना, ताकि आपके एग्ज़ाम आने तक आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके ऐसी वीडियो से, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अब अगला प्रश्न है यथासंख्य में कौन सा समास है। यथासंख्य में कौन सा समास है, करण, तत्पुरुष, अवयवी भाव या संबंध। जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे यथासंख्य में कौन सा समास है पूछा गया है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है अवयवी भाव समास, तो आपका आंसर सही है, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अवयवी भाव समास होता क्या है, तो वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान व अव्यय हो। यानी मैं क्या बताया, अवयवी भाव समास क्या होता है, जिस समास का पूर्व पद, है ना, यहाँ पे पूर्व पद क्या है, प्रधान है, व अव्यय है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवयवी भाव समास कहते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अवयवी भाव समास को पहचानने की ट्रिक, है ना, इसको पहचानने की ट्रिक मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहचानने की ट्रिक क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों जहाँ पूर्व पद में, है ना, आपको जहाँ भी पूर्व पद में, जहाँ भी पूर्व पद में यथा नजर आ जाए, जहाँ भी पूर्व पद में यथा नजर आ जाए, तो भैया आंख बंद करके जो है अवयवी भाव समास कर देना है, ठीक है। यानी जहाँ भी पूर्व शब्द, जहाँ भी पूर्व पद में यथा लगा हो, जैसे एग्जाम्पल में यथा संख्या भी मैंने बताया था, या फिर यथा शक्ति, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है बच्चों, यथा शक्ति पूछा जाता है, ठीक है, कि यथाशक्ति कौन सा समास है, तो कौन सा समास है, अवयवी भाव समास है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है, जहाँ पूर्व में प्रति लगा हो, है ना, जहाँ भी पूर्व में, जहाँ भी पूर्व में प्रति लगा हो, पूर्व में, जहाँ भी पूर्व पद में, है ना, जहाँ भी पूर्व पद में प्रति लगा हो, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, है ना, तो ये समझ लीजिएगा कौन सा समास है, तो ये भी हमारा अवयवी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार जहाँ पूर्व पद में अनु लगा हो, है ना, जहाँ भी पूर्व पद में, जहाँ भी पूर्व पद में, जहाँ भी पूर्व पद में, बच्चों लिख लीजिएगा, जितने भी पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ रखा है ना, ये भी प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो जहाँ भी पूर्व पद में अनु लगा हो, अनु लगा हो, तो बच्चों आप लोग समझ लीजिएगा कि ये कौन सा समास हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए अनुकूल, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनुकूल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ जी, और फिर यहाँ पे देखिए जहाँ भी शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, है ना, जहाँ भी, अगला पॉइंट है, देखिए सब लिखते चलिएगा, पहचानने की ट्रिक है कि अवयवी भाव समास कौन कौन से होंगे। तो जहाँ भी शब्दों की, जहाँ भी शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, पुनरावृत्ति मतलब समझते हो, वो शब्द फिर से दोबारा आ जाए, है ना, तो जहाँ भी शब्दों की पुनरावृत्ति हुई हो, है ना, जैसे गांव गांव होता है ना, गांव गांव, तो यहाँ पे बच्चों बताइए कौन सा समास आ जाएगा,
तो यहाँ पे भी अवयवी भाव समास नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब जहाँ आ लगा हो, अगला पॉइंट लिखना है, जहाँ आ लगा हो, जहाँ आ लगा हो, आ लगा हो, वो भी हमारा कौन सा समास हो जाएगा, हमारा अवयवी भाव समास हो जाएगा। जैसे आ जन्म, ठीक है, आ जन्म। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आई थिंक इतना जो है आप लोगों ने कर लिया होगा, तो ये जो है सफिशियंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, किस शब्द में दो उपसर्ग है, अनाहार, अनुग्रह, अपशब्द या अभियान। देखिए बच्चों, यहाँ पे बताना है किस शब्द में दो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, कौन सा शब्द है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, ये कौन सा शब्द है, अनाहार। ठीक है, अनाहार जो शब्द है, ये दो उपसर्ग इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, ये उपसर्ग होता क्या है बच्चों, तो उपसर्ग बोल सकते हो कि भैया यहाँ पे जो शब्द के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, है ना, यानी जो शब्द के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो उपसर्गों से निर्मित कुछ शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको एक नज़र देख लीजिएगा, है ना, यहाँ पर दो उपसर्गों से निर्मित शब्द दिए गए हैं। तो देखिए इसमें अनाहार भी है ना, तो अनाहार कैसा शब्द है, इसमें दो उपसर्ग लगे हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जैसे कि आप लोग देख सकते हैं समाचार, अगर आपसे पूछ दे समाचार, इसमें कितने उपसर्ग हैं, तो इसमें भी बच्चों दो उपसर्ग लगे हुए हैं, है ना, क्योंकि जब समाचार का संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये समा प्लस आ प्लस चार। ठीक है, तो यहाँ पे दो उपसर्ग आ चुका है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आप देख लीजिएगा इन सभी को एक नज़र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अब अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, यहाँ पर बताना है कौन सा शब्द जो है शुद्ध है। चार ऑप्शन दिया गया है, पानी, प्रसाद, कल्याण, दुनिया। तो बच्चों जल्दी से बताइए, बिल्कुल फास्ट बताना है, प्रत्येक विद्यार्थी इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, देन आपका आंसर सही है। तो देखिए जो पानी ये गलत है, पानी इस तरह से लिखते हैं हम लोग, है ना। प्रसाद ये भी गलत दिया गया है, प्रसाद जो होता है उसको इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग, है ना। देखिए ये सब तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब ये दुनिया भी जो है ये भी गलत तरीके से लिखा गया है, दुनिया को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कल्याण ये सही दिया गया था, ये शुद्ध शब्द है, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है, लगान, साप्ताहिक, मीरा या परिचय। आपको अशुद्ध यानी गलत वाला शब्द बताना है। तो देखिए बच्चों, लगान जो है ये तो सही है, ये तो अपने में सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई अशुद्धि नहीं है, ये सही शब्द है, ये तो आंसर होगा नहीं बच्चों। मीरा भी सही है, ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अशुद्ध पूछा है, गलत पूछा है। परिचय भी सही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो साप्ताहिक है ये गलत लिखा है, तो यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस प्यारे से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साप्ताहिक हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, साप्ताहिक। ठीक है, ओके स्टूडेंट, चलिए आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना, किसी को कोई डाउट वगैरह तो नहीं है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, यह तारा का पर्यायवाची नहीं है, बताइए, तारक, सितारा, नक्षत्र, निशाकर। जल्दी से बताइएगा, तारा का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, तारा का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। चलिए, तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी निशाकर। निशाकर ये जो है यहाँ पे तारा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये जितने भी ऑप्शंस हैं, है ना, तारक, सितारा, नक्षत्र, ये सभी तारा का पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पे निशाकर जो है ये तारा का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे निशाकर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे निशाकर का पर्यायवाची हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा, है ना बच्चों, क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, या फिर बोल सकते सुधांशु हो जाएगा, है ना, कलाधर हो जाएगा। तो ये सभी जो है यहाँ पे निशाकर के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, हार, मधुर, अपना या युवा।
देखिए यहाँ पे भाववाचक संज्ञा के बारे में बताना है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है ना। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए इसका निर्माण या तो जातिवाचक संज्ञाओं से हो सकता है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञाओं से हो सकता है। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ठीक है। यहाँ पे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है, तो पहले तो जातिवाचक संज्ञाओं से इसका निर्माण हो सकता है, जातिवाचक संज्ञाओं से निर्माण हो सकता है इसका, है ना। या फिर सर्वनामों से हो सकता है, सर्वनामों से इसका निर्माण हो सकता है ना। या फिर विशेषणों से हो सकता है, विशेषणों से इसका निर्माण हो सकता है ना। या फिर आप लोग बोल सकते हो अवयव से भी इसका निर्माण हो सकता है, ठीक है, अवयवों से भी इसका निर्माण हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो अपना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अपना है ये क्या है बच्चों, ये सर्वनाम है, ठीक है। तो अपना से हम लोग क्या लिखते हैं, अपना से अपनापन लिखते हैं ना, अपना से अपनापन। तो यहाँ पर अपनापन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो अपना है। क्योंकि देखिए भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जो है सर्वनामों से भी होता है, जातिवाचक संज्ञाओं से भी होता है, विशेषणों से भी होता है, अवयवों से भी होता है। तो ये अपना जो है ये क्या है बच्चों, यहाँ पर सर्वनाम है और अपना से अपनापन होता है, जो कि एक भाववाचक संज्ञा का बोध करवाता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है, तो इस क्लास को लाइक जरूर दे दीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आज की क्लास कैसी लगी आपको, है ना। अगर आपका फीडबैक अच्छा आता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, तो मैं ऐसी वीडियो आप तक जो है हमेशा पहुँचाते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में नई जोश नई उम्मीद के साथ।